नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की 95वीं जन्म जयंती पर कुछ अनसुने किस्से, कुछ अनसुनी कहानियां लेकर मैं हाजिर हूं। आपको पता ही है कि चंद्रशेखर बलिया में पैदा हुए थे 1927 में। वैसे तो कागजों में आप देखेंगे तो 1 जुलाई उनकी जन्मतिथि है, लेकिन दरअसल वो 17 अप्रैल को बलिया में पैदा हुए थे। और इसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद राजनीति में आने का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था, तब चंद्रशेखर उन दिनों इंटरमीडिएट कॉलेज में थे और तभी उस वक्त के माहौल में ही उन्होंने ये तय किया था कि उनको समाज सेवा या राजनीति में जाकर गरीबों के लिए काम करना है। बेहद गरीब परिवार में चंद्रशेखर पैदा हुए थे, मध्यम वर्गीय परिवार भी नहीं कहा जा सकता। और उनकी माता जी का देहांत दवा के अभाव में हो गया था। उन्हें भी एक बार चोट लगी थी, तो बताते हैं कि नीम के पत्ती को सेक के उबाल करके उनके पैरों में जो चोट लगी थी वो 1.5 महीने में ठीक हुई थी। फिर उसके बाद पैर टेढ़ा हो गया, फिर 1.5 महीने में वो ठीक ठाक हुआ। इस तरह के जीवन से निकलकर भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले चंद्रशेखर की पूरी जो जिंदगी की यात्रा है वो एक दिलचस्प तो है ही, रोमांचक तो है ही, संघर्ष की गाथा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सफलता के उस मुकाम पर राजनीति में चंद्रशेखर पहुंचे जहां बिरले ही पहुंच पाते हैं। बहुत लंबे समय तक संसदीय जीवन जीने के बावजूद भी चंद्रशेखर किसी पद पर, किसी मंत्री पद पर नहीं रहे, सीधे प्रधानमंत्री पहुंचे। इस मामले में वो भारत के अकेले राजनेता हैं जो किसी और पद पर न रहते हुए किसी शासकीय पद पर या सीधे प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हों। चंद्रशेखर से जब ये बात कही गई, जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मंत्री बनने का सिर्फ 3 बार मौका था। एक इंदिरा जी की सरकार में, दूसरे मोरारजी की सरकार में और तीसरी विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में। और इन तीनों लोगों को, इंदिरा जी को तो थोड़ा बहुत, वो मोरारजी देसाई को वो बिल्कुल उनसे सहमत नहीं थे तमाम बातों में, और विश्वनाथ प्रताप सिंह से भी नहीं सहमत थे। इंदिरा गांधी से उनकी जो सहमति और विरोध का स्तर था वो इस कदर हो चुका था कि उनके साथ मंत्रिपरिषद में काम करना उनके लिए मुश्किल था। तो वो बार बार चंद्रशेखर ये बात कहते हैं कि मैं मंत्री इसलिए नहीं बना कि मैंने कोई त्याग किया, मैं मंत्री इसलिए नहीं बना कि जिनके कार्यकाल में मैं मंत्री बन सकता था उनसे मेरी बनती नहीं थी, और मंत्री परिषद में रहकर प्रधानमंत्री के खिलाफ काम करना ये भी नैतिकता नहीं देता और ये भी शोभा नहीं देता। तब लगता है कि आप मंत्री पद के लिए बहुत दीवाने या बहुत उतावले हुए जा रहे हैं और आप अपने नैतिकता से, अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं। इसलिए चंद्रशेखर कहते थे कि मैंने मंत्री पद इसलिए स्वीकार नहीं किया। वो प्रधानमंत्री बने, उनको कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, ये सब चीज़ें आप जानते ही होंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरजेंसी के दिनों में, जब इमरजेंसी लगी थी या उसके पहले के दिनों में, चंद्रशेखर कांग्रेस पार्टी में ही थे। और चंद्रशेखर अकेले वो शख्स थे जो जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन छेड़ा था इमरजेंसी के पहले, बिहार आंदोलन जो था, जिसमें बहुत लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में युवा उनसे, और जिस आंदोलन की वजह से इंदिरा गांधी 1971 का चुनाव जीतने के बाद जितनी ताकतवर हुई थी, उसके बाद देश में उनके खिलाफ एक माहौल सा बनने लगा। और जब उनके लोकसभा चुनाव को शून्य घोषित कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। मैं आपको बात बताता हूं, जब जेपी आंदोलन छेड़ चुके थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो चंद्रशेखर अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा, वो उनकी ये मान्यता था कि इंदिरा गांधी की जो राजनीतिक लोकप्रियता है और जिस तरह की क्रेडिबिलिटी जयप्रकाश नारायण के पास है, अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। जेपी के सबसे निकटस्थ होने के बावजूद चंद्रशेखर ने जेपी से बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जो संपूर्ण क्रांति का आप नारा दे रहे हैं और ये युवा जो आपके यहाँ नारा लगाने आ रहे हैं और ये लोग जो पीछे आपके आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं, इनका संपूर्ण क्रांति से कोई लेना देना नहीं है। ये किसी तरह ये भी सत्ता में आना चाहते हैं। और देखिए, उस समय के लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। उसी समय के नेता शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार समेत तमाम एक फौज ही है जो उस समय की नेता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंदिरा जी से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप जेपी से मिलना चाहेंगी। उस वक्त ऐसा माहौल बना था
कि कोई सोच भी नहीं सकता था। तो इंदिरा जी ने कहा कि जेपी मुझसे मिलना चाहेंगे। तो इसके बाद ये संदेश लेकर पहले चंद्रशेखर इंदिरा जी का मन लेना चाहते थे, फिर वो जेपी के पास पहुंचे तो जेपी ने उनसे कहा कि वो उनको मिलने में कोई गुरेज नहीं है, वो मिल सकते हैं और इंदिरा जी उनसे मिलना चाहेंगी। इस तरह की बात हुई, लेकिन मामला ये हुआ कि एक ड्राफ्ट तैयार कराया गया और वो एक ड्राफ्ट की आंदोलन खत्म करें जेपी, उस ड्राफ्ट को चंद्रशेखर को बिना बताए बगैर इंदिरा जी ने जेपी के पास भिजवा दिया, जयप्रकाश नारायण जी के पास भिजवा दिया। तो वो ड्राफ्ट जो था, जेपी ने चंद्रशेखर जी को बुलाया और कहा कि ये ड्राफ्ट इंदिरा जी की तरफ से आया है, लेकिन ये है कि ये ड्राफ्ट आया और मुझसे कहा गया कि ये बात चंद्रशेखर को पता न चले। तो ऐसा क्यों है? आप मेरे निकटस्थ हैं और इंदिरा जी से भी आपके रिश्ते अच्छे हैं और आप तो पहले भी हम दोनों के बीच बातचीत कराने के लिए पहल कर चुके हैं, तो ये ड्राफ्ट जो तैयार होकर आया इसमें आपको क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप ड्राफ्ट मुझे दिखाइए। तो उन्होंने ड्राफ्ट दिखाया तो उसमें था कि बिहार विधानसभा को अभी निलंबित कर दिया जाएगा, बाद में भंग कर दिया जाएगा। जो डिमांड रखी थी जेपी ने या उस आंदोलन में जो प्रमुख मांगे थी, उस सबको उस ड्राफ्ट में एक तरह से एड्रेस किया गया था। तो चंद्रशेखर ने वो ड्राफ्ट देखने के बाद जेपी से कहा कि ये तो ड्राफ्ट ठीक है, अगर इस पर तैयार हो जाती है तो आपको ये तो अच्छी बात है, इसमें जो आप चाहते हैं वो सब लिखा है, लेकिन आप मुझे ये बताइए। तो उन्होंने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन चंद्रशेखर को पता न चले, ऐसी क्या बात है इसमें? तब चंद्रशेखर जी ने पूछा कि आपको ये ड्राफ्ट कांग्रेस की तरफ से लेके आया कौन था? तो उन्होंने कहा कि ये ड्राफ्ट दिनेश सिंह और एक नाम मैं भूल रहा हूं, वो लोग लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा कि फिर समझौता नहीं होगा आपका इंदिरा जी से, आइए मैं लिख के दे देता हूं, आप जाके उनसे मुलाकात कीजिए। कहते हैं कि जब जेपी इंदिरा गांधी से मिलने के लिए गए तो ड्राफ्ट को जब दिखाया तो इंदिरा जी की एक बहुत खास आदत थी कि जब कोई ड्राफ्ट, कोई चीज़ उसमें परिवर्तन कराना होता था या अपनी बात कहलवानी होती थी तो वो बाबू जगजीवन राम जी को बुला लेती थी। तो उन्होंने बाबू जगजीवन राम की तरफ वो ड्राफ्ट दिखाया और बोला, देखिए बाबू ठीक है। तो बाबू जगजीवन राम ने ड्राफ्ट देखा और बोला कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम विधानसभा निलंबित तो कर सकते हैं, लेकिन हम भंग कर सकते हैं, ये अभी लिखित में कैसे हम ड्राफ्ट में वो कर दें? मेरी समझ से ये ठीक नहीं है। इंदिरा जी ने हल्की मुस्कुराहट बिखेरी अपने चेहरे पर और जेपी गुस्सा होकर के वहां से बाहर आ गए। बातचीत का रास्ता खत्म हो गया। एक और मजेदार किस्सा ये है कि तब वो जो बात शुरू हुई थी, जो चंद्रशेखर ने बात की थी, वही बात सही हुई। चंद्रशेखर अपने एक बार क्या हुआ कि बात एक बार और बिगड़ी। बात एक बार ऐसे बिगड़ी कि जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे तब के, रामनाथ गोयनका जी, उनका बड़ा अच्छा रिश्ता था जेपी से और उन्होंने जेपी आंदोलन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल भी अदा किया था। चंद्रशेखर जी बताते हैं कि एक बार वो जेपी से मिलने के लिए गए तो वहाँ गोयनका जी वहाँ पर मौजूद थे। बात ये थी कि इंदिरा गांधी ने कहीं पर कह दिया था कि जेपी पूंजीपतियों से मिले हुए हैं और पूंजीपतियों के पैसे पर आंदोलन कर रहे हैं। इससे जेपी को बहुत आघात पहुंचा था और उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी ने भरोसा तोड़ा है और इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जब चंद्रशेखर मिलने के लिए इंदिरा जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपके इस बयान से उनको बहुत आघात पहुंचा है और आपको जेपी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो आप उनको एक लेटर लिख दीजिए। इंदिरा जी बहुत अच्छे मूड में थी, साउथ एवेन्यू के अपने कार्यालय में बैठी थी। उन्होंने जेपी को एक बहुत अच्छा पत्र लिखा और जब वो पत्र पहुंचा तो उन्होंने चंद्रशेखर से कहा भी कि मैंने उनके लिए बहुत अच्छा पत्र लिखा है। मैं इमरजेंसी के दिनों के पहले की बात बता रहा हूँ। तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि अब लगता है कुछ बर्फ पिघलेगी, लेकिन वो लेटर पढ़ने के बाद जेपी बहुत खुश हुए थे। लेकिन वहीं बैठे रामनाथ गोयनका ने कहा कि लेकिन इसमें तो वो बात उन्होंने लिखी नहीं कि पूंजीपतियों से आप पैसा लेते हैं। इस लेटर में उस बात का जिक्र है ही नहीं। जेपी फिर खफा हो गए। दूसरी बात ये थी कि उस समय के जो उनके गृह मंत्री थे उमाशंकर दीक्षित जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि जेपी की क्रेडिबिलिटी जो है वो बियॉन्ड डाउट है। यानी इंदिरा जी ने जो बात कही थी उस पर पानी फेरने का काम उन्होंने अपने गृह मंत्री से कराया, लेकिन इससे बात
नहीं बन पाई। और इसके बाद जेपी, उस वक्त चंद्रशेखर कांग्रेस पार्टी में थे, इसके बाद जेपी आ रहे थे दिल्ली, तो उन्होंने, चंद्रशेखर ने कहा कि मेरे 8-10 लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो एक चाय पार्टी घर पे रख देता हूँ। तो उन्होंने चाय पार्टी रखी, उस चाय पार्टी में 8-10 की बजाय 25-50-100 लोग आ गए। सिद्धार्थ शंकर रे जो कि कांग्रेस के नेता थे और बंगाल से आते थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे थे, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी लोगों में माने जाते थे, उनकी वाइफ थी माया रे। माया रे पार्टियों में और इधर उधर जाने की बहुत शौकीन महिला थी और बहुत ही प्रभावशाली महिला थी। उनको जब पता चला कि जेपी वहाँ आने वाले हैं तो वो भी आ गई। चूंकि हॉल छोटा था, लोग अंदर बैठे हुए थे, माया रे को जगह नहीं मिली तो वो चौखट पे अंदर बैठ गई, बाहर की तरफ बैठ के वो सुनने लगी। तो इस चंद्रशेखर जी ने उनको देखा तो उन्होंने जा करके कहा कि अरे माया, यहाँ आप क्यों बैठी हो, आप अंदर बैठो। उन्होंने कहा नहीं, यही ठीक है, मैं बात सुन लूंगी। हालांकि जेपी ने वहाँ कुछ ज़्यादा बोला नहीं। उसके बाद नरौरा, बुलंदशहर के नरौरा में कांग्रेस का अधिवेशन था। उस अधिवेशन में चंद्रशेखर को अकेले खड़ा करने के लिए तमाम इंदिरा गांधी के जो करीबी लोग थे, यहाँ तक कि ज्ञानी जैल सिंह, गुजराल, तमाम लोग, इन सारे लोगों ने चंद्रशेखर की चाय की पार्टी और उन्होंने जेपी को अपने घर चाय पे बुलाया। इसी पर पूरा कांग्रेस का आंदोलन, कांग्रेस के सम्मेलन में चर्चा होती रही। जब ये कहा, सिद्धार्थ शंकर रे खड़े हुए बोलने के लिए, और उन्होंने कहा कि आदमी में इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि वो जिस पार्टी में है उस पार्टी की विचारधारा के खिलाफ कोई व्यक्ति आंदोलन छेड़ रहा हो, उसको अपने घर पे बुला के चाय पिलाई जाए। और वहाँ पर ऐसे, और जिन लोगों को बुलाया गया उन लोगों को बताया भी नहीं गया कि वहाँ पर जेपी आ रहे हैं। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मेज़बान को बताना चाहिए कि क्या फंक्शन है क्या नहीं है। इतने में चंद्रशेखर उत्तेजित हो गए और वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ शंकर रे, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो और मैं भी तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख सकते तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। माया मेरे घर आई थी, उन्हें पता था, वो चौखट पर बैठी थी, मैंने उनको अंदर आने के लिए कहा था, तो इसलिए इस तरह के आरोप मत लगाओ। और देवकांत बरुआ जो कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनसे चंद्रशेखर जी ने कहा कि मैं इस पर बोलूँगा और मुझे आपको बोलने के लिए वक्त देना पड़ेगा। और उन्होंने वहाँ पर एक भाषण दिया था उसमें, जिसमें उन्होंने सारी बातें रखी और उन्होंने कहा कि मैं इतना कमज़ोर आदमी नहीं हूँ, मेरे साहसी होने में किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए और भारत देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हमको अपने घर चाय पर बुलाने में झूठ का सहारा लेना पड़ जाए, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ जाए। चंद्रशेखर के इस बयान को सुनने के बावजूद इंदिरा गांधी ने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने इंदिरा गांधी से कुछ नहीं कहा, वो वापस आ गए। और एक दिलचस्प किस्सा आपको और बताऊं, 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी। उस समय कांग्रेस पार्टी में चंद्रशेखर थे। चंद्रशेखर शोले फिल्म देखने के लिए कनॉट प्लेस के रीगल सिनेमा हॉल में गए थे। उनको कहीं से कोई पता नहीं था। उनके 2 साथी थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, अपने 2 साथियों के साथ वो फिल्म देखने के लिए शोले गए थे। और 25 जून 1975 को, उसी दिन रात को इमरजेंसी लगनी थी, लेकिन चंद्रशेखर इतने महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता होने के बावजूद उनको कोई खबर नहीं थी। 12 बजे रात को वो सो गए थे। सुबह सुबह पता चला कि गांधी प्रतिष्ठान में जेपी हैं और वहाँ पर पुलिस पहुँच गई है। इन्होंने टैक्सी ली। ये भी चंद्रशेखर ने पहले बाहर देखा कि इनके पुलिस तो नहीं है। जब ये गए तो देखा गांधी प्रतिष्ठान में पुलिस की गाड़ी खड़ी है, जेपी को लेकर के आया गया है। तो जेपी को जब लेकर के वहाँ आया गया तो चंद्रशेखर भी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने उनके साथ साथ पहुँच गए। थोड़ी देर के बाद, चूंकि जेपी की इतनी इज्जत थी, चंद्रशेखर जी की इतनी इज्जत थी कि वो पुलिस अधिकारी अरेस्ट कैसे कहें जेपी से कि आपको अरेस्ट किया जाता है और पुलिस की गाड़ी लगी है, आपको बैठाया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर चंद्रशेखर के पास आया, उन्होंने कहा कि हमारी नैतिक हिम्मत, नैतिक साहस नहीं हो रहा है जेपी से ये कहने का, जयप्रकाश जी से, कि पुलिस की गाड़ी में बैठी है, अब आपको चलना है, आप प्लीज़ आप मेरी तरफ से एमपी साहब, ये उस समय सांसद थे राज्यसभा, तो मेरी तरफ से राज्यसभा के सांसद थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप ये बात जेपी से कह दीजिए और आपको तो दूसरी जगह जाना है। तो ये पहली लाइन तो उनके समझ में आई, दूसरी लाइन हमको दूसरी जगह जाना है, तो उनके दिमाग में खटका। फिर उसने कहा कि सर आप जेपी
को बैठने के लिए बोलिए और आपको तो दूसरी जगह जाना है। इन्होंने कहा हमको दूसरी जगह जाना है, मतलब मेरे खिलाफ भी वारंट है? बोला जी, और आप भी तैयारी कर लीजिए। फिर अपने सहयोगी को चंद्रशेखर जी ने बोला कि मेरे कपड़े ले आओ, और कपड़े लिए गए। फिर वो रोहतक गए, रोहतक से पटियाला गए। आप सोचिए उसी पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए चंद्रशेखर गिरफ्तार किए गए। जहां जहां उतरते थे लोग उनके बारे में नारा लगाते थे। चंद्रशेखर जी कहते थे कि जिस पार्टी को चुनाव में जिताने के लिए हमने इतनी पुरजोर कोशिश की और जिसको हराया, उनके लोग इमरजेंसी लगने के बाद मेरे नारे लगा रहे थे, और जिसको जिताया था उसने मुझे जेल में डाल दिया था। ये एक बहुत मज़ेदार किस्सा है उनके अस्पताल में जाने का, क्योंकि वहां पर बंसीलाल की सरकार थी। बंसीलाल कांग्रेस के थे, चंद्रशेखर जी की बहुत इज्जत करते थे। उनको जैसे ही पता चला कि चंद्रशेखर जी को रोहतक अस्पताल में ले जाया गया, उन्होंने तुरंत डॉक्टरों से बोला कि किसी तरह बहाने से उस भीड़ में से चंद्रशेखर जी को निकाल करके उनको हॉस्पिटल ले जाओ और हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा में रखो। तो डॉक्टर चंद्रशेखर जी को कुछ था नहीं। कोई डॉक्टर आए कहें आपका बीपी बहुत हाई है, बोलते नहीं। बोले आपको चेस्ट पेन हो रहा है ना, तो इन्होंने कहा नहीं। वो इस संदेश समझ ही नहीं पा रहे थे कि डॉक्टरों के हिसाब से वो बोलेंगे तो उनको जेल से अस्पताल में ले जाया जाएगा। बंसीलाल उनके शुभचिंतक थे। बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि बंसीलाल को हमारा अभिवादन बोलना। तो ये उनके बारे में बहुत इस तरह की जानकारियां। और अब एक दिलचस्प जानकारी आपको दे दूं, जनता दल टूटने के बाद, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर जी ने सरकार बनाई और 4 महीने तक प्रधानमंत्री रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई सजपा, समाजवादी जनता पार्टी, और उसमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल हुए। और मुलायम सिंह, उस पार्टी के पहले अधिवेशन में मुलायम सिंह ने हमेशा के लिए चंद्रशेखर को अपना नेता मानने का ऐलान किया था और कहा था कि पूरी जिंदगी इस पार्टी को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन एक विमान यात्रा में, चंद्रशेखर जी के मुताबिक एक विमान यात्रा में कांशीराम, बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की मुलाकात मुलायम सिंह यादव से हुई। और उसी विमान यात्रा में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम में जो गुफ्तगू हुई, उसमें कांशीराम ने मुलायम सिंह यादव से कहा कि अगर तुम्हें ओबीसी का लीडर बनना है तो तुम्हें अपनी पार्टी बनाकर उसका सर्वे सर्वा बनना होगा, न कि किसी फॉरवर्ड की पार्टी में नंबर 2 या नंबर 3 की हैसियत से तुम काम करोगे। तो जो अब बदले परीक्षा मंडल आयोग तुरंत लागू हुआ था, तो अब जो राजनीति बदल रही है उसमें तुम्हारे ऊपर फॉरवर्ड रहेगा तो शायद तुम ओबीसी के बड़े नेता नहीं बन पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी पार्टी अलग बनानी चाहिए। और कांशीराम के ही सलाह पर मुलायम सिंह ने चिंतन मनन किया। इसके बाद हालांकि मुलायम सिंह किसी की राय कम मानते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी का ऐसा मानना था कि कांशीराम की वो सलाह मुलायम सिंह यादव के लिए अच्छी थी। वो उनकी पार्टी छोड़ के गए, इसके बावजूद भी चंद्रशेखर कहते थे कि मुलायम सिंह की ये सोच और ये फैसला कि वो मुझसे अलग होकर के अपनी पार्टी बनाएंगे, ये बहुत अच्छा फैसला था मुलायम सिंह के पॉलिटिकल कैरियर के लिए। और आपने देखा है कि मुलायम सिंह कहां से कहां तक पहुंच गए। दूसरी बात यह है कि जब पार्टी मुलायम सिंह ने बना ली तो उसके बाद वो चंद्रशेखर जी के पास आए और उन्होंने बताया कि ये स्थिति है। और उन्होंने कहा, चंद्रशेखर जी ने उन्हें राय दी कि हमारे साथ के जो अच्छे लोग हैं उनको अपनी पार्टी में एडजस्ट करो, उनको आप टिकट दो और सारी चीज़ें करो। तो मुलायम सिंह ने कहा कि नेताजी, अध्यक्ष जी कहते थे चंद्रशेखर जी को, उन्होंने कहा अध्यक्ष जी आपको ताजिंदगी नेता मानते रहा हूँ, मानते रहूँगा। ये रास्ते हमारे अलग हो गए भले, लेकिन आपके जिंदा रहने तक समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट आपके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा। और उन्होंने अपना ये वादा निभाया। और जैसे चंद्रशेखर जी का निधन हुआ उसके बाद उन्होंने उनके बेटे पंकज शेखर को भी समाजवादी पार्टी का टिकट दिया, वहाँ से सांसद बनाया। जब सांसद का चुनाव हार गए तो उनको राज्यसभा भी समाजवादी पार्टी ने भेजा। ये बात अलग है कि बदली परिस्थितियों में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो मुलायम सिंह यादव ने चंद्रशेखर को वो दर्जा हमेशा अपने नेता का दिया। बदले में चंद्रशेखर के बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में एडजस्ट भी कर लिया। बहरहाल अनसुनी कहानियों में आज बस इतना ही। अगली बार किसी और बड़ी शख्सियत के जन्मदिन या पुण्यतिथि के मौके पर कुछ कहानियां लेकर हाजिर होऊंगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।